नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले बस्ती, उसके बाद गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल खास तौर से फोकस में है भारतीय जनता पार्टी के, और पूर्वांचल को लेकर के आज पदाधिकारियों से, नेताओं से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। हालांकि पूर्वांचल सभी सियासी दलों की प्रायोरिटीज पे रहा है, और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाहित, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म की सियासी जंग देखने को मिलती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा अलग है। तो बहरहाल पूर्वांचल, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, पूर्वांचल जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, पूर्वांचल से ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता पूर्वांचल में ही ताल ठोकते नजर आते हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव भी मोर्चा संभाल लेंगे। आजमगढ़ से पूर्वांचल का ही हिस्सा है, तो पूर्वांचल की जंग बेहद दिलचस्प है। और ऐसे में खासतौर से जब पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी सियासी दलों के लिए यह बेहद अहम हो जाता है। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं। इस बार ऐसी खबर है कि फूलपुर, ये भी पूर्वांचल का हिस्सा है, वहां से नीतीश कुमार ताल ठोक सकते हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़गे साहब को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। पूर्वांचल की ही किसी सीट पर प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर सकती है, उनको लेकर के भी एक कवायद चल रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरीके का मंथन हो रहा है कि क्यों ना वाराणसी की सीट से ही प्रियंका गांधी को उतारा जाए, ताकि एक दबाव बन सके। नहीं तो पूर्वांचल की किसी एक सीट पर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चाएं। तो पूर्वांचल कितना अहम है, खासतौर से अगर गठबंधन होता है, अगर इंडिया गठबंधन शक्ल ले लेता है और वो एक साथ चुनावी मैदान में उतरता है, तो किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनेंगे, और उत्तर प्रदेश का सियासी परिदृश्य, उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपने तमाम खास मेहमानों के जरिए हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल इतना अहम क्यों है, और पूर्वांचल की जंग इतनी दिलचस्प कैसे होती जा रही। तो तमाम खास मेहमान हैं, आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। प्रेम नारायण पाल साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कर्मवीर आजाद साहब दलित चिंतक हैं, वो भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। नावेश को लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। 2024 में उत्तर प्रदेश एक बड़ा सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है। ऐसे में मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, और क्या इंडिया गठबंधन अगर आकार ले लेता है और एक साथ चुनावी मैदान में उतरता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल या कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। इसी इस सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं आनंद दुबे जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी, कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, उसके बाद से तमाम तरीके के कयास आप देखने लगाए जा रहे हैं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बेहद अहम है। आज नड्डा साहब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही दौरे पर हैं, गोरखपुर में और बस्ती, दो जिलों में उनके अलग अलग कार्यक्रम है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि पूर्वांचल की रणनीति को लेकर के एक चर्चा भी होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन जिसने घोषी के उपचुनाव में, वो भी पूर्वांचल का हिस्सा है, आपको करारी शिकस्त दी, अगर इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में उतरता आपके सामने आता है, तो चुनौती इसको मानेंगे या ये आपके लिए कोई मुश्किल हो सकती है इसमें? नहीं, देखिए मानस जी, इंडी गठबंधन जो है वो अगर एक हो रहा है, जैसा कि मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी पिछली जो बैठक हुई थी उसमें नीतीश जी बड़ा हसरत पाले हुए थे लालू जी, और मुख्य प्रधानमंत्री के लिए खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव रख दिया गया। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें न लालू जी दिखे, न नीतीश जी दिखे, न तेजस्वी, सब लोग अपना निकल लिए। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बेंगलोर वाली बैठक में नीतीश जी के पोस्टर लगे, उस पर कालिख तक पुतवा दी गई थी।
तो इंडी गठबंधन में जो चीजें चल रही हैं, इसके पहले भी ये था कि सब साथ मिलके लड़ेंगे मध्य प्रदेश में और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन किस तरह के बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हुई, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप कह रहे थे कि फूलपुर से नीतीश जी लड़े, वहां मतलब इस तरह की चर्चा है। अच्छी बात है, जिसे जहां से लड़ना हो लड़ ले, और मैं तो चाहता हूं कि प्रियंका जी बनारस से जरूर चुनाव लड़ा, उन्हें लड़ना भी चाहिए, बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी की, उनके लड़ने से शायद कांग्रेस को फायदा भी हो। तो लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है मानस जी कि क्या ये पहली बार कोई प्रयोग है? ऐसा तो नहीं है भाई। आप बताइए, 2019 में तो 3 लोग तो साथ ही लड़े थे, और 17 में भी 2 लोग साथ लड़े थे, और देश भर में कमोबेश, तमिलनाडु ले लीजिए या जो अन्य कई राज्य हैं, वहां पहले से ऑलरेडी गठबंधन हो ही रखा है, कई राज्य हैं। अब जैसे केजरीवाल साहब ने कह दिया कि नहीं जाए, हमें 13 सीटें पंजाब में अलग दे दीजिए, हम लड़ेंगे। लेकिन मैं पूरे देश की बात जोड़कर मैं उत्तर प्रदेश में भी आता हूं, और अगर ये सारे लोग भी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी तैयारी सतत चल रही है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार योजनाओं को लेकर और बैठकों को लेकर पार्टी को लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं, और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह का सामर्थ्य नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे पास जिस तरह का नेतृत्व है और जिस तरह से हमारी योजनाएं धरातल पर पहुंची, और हर व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल बदलाव भारतीय जनता पार्टी की इस 9-9.5 साल की सरकार में, देश भर में और उत्तर प्रदेश में जो हमारी 6, 6.5, 7 साल की जो सरकार हुई है, उसमें लोग महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर कमल का फूल खिलाने का काम हम करेंगे। और देखिए, जहां तक बात रही पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में आपने देखा ही है कि पिछली बार भी चुनाव में हम मानते हैं कि कुछ सीटों में उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ और अलग समीकरण बने, कुछ सीटों पे हमें सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमारी रणनीति बेहतर है और हम इस बार उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम करें। चलिए प्रेम नारायण पाल जी के पास चलते हैं। प्रेम नारायण पाल जी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर एक साथ आती है, ये इंडिया गठबंधन आकार लेता है, तो कैसे आप रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है और वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए मानस जी, पहली चीज तो आपको एकदम क्लियर बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई न तो समस्या है, ना कोई मुद्दा है, ना सीट शेयरिंग की कोई समस्या है, और ना इंडिया गठबंधन में, इंडिया परिवार में कहीं किसी भी प्रकार की अन्य कोई समस्या है। ठीक है, रही बात सामने विपक्ष को या बीजेपी को जो चाहिए या एनडी वालों को जो चाहिए, तो एनडी वालों की कहानी वही है कि इनको कुछ भी किसी भी प्रकार से चर्चा करनी है। पहले चिल्ला रहे थे वो ममता बनर्जी विरोधी हैं, केजरीवाल जी भाव नहीं दे रहे हैं, और वो अखिलेश जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन कल की बैठक के बाद अब यही चिल्ला रहे हैं जोर शोर से कि खड़गे जी का नाम आया प्रधानमंत्री पद के लिए। अब किसने दिया नाम दिया ममता बनर्जी जी ने, केजरीवाल जी ने समर्थन दिया। तो इनको एक आवाज, एक सवाल का जवाब तो इनको मिल गया होगा कि अब ये चिल्लाते शोर चाहे कुछ मचाते रहे, लेकिन ये इनको अपने आप में जवाब मिल गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इंडिया परिवार के सामने कहीं कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है, क्योंकि जो भाजपा का झूठ सबसे मजबूत वाली कहानी है, उसको झूठ को एक्सपोज करना है। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में संपन्न हुए जो चुनाव, राजस्थान में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी 450 रुपए में सिलेंडर आपको मिलेगा। चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद में सबको पता है कि कहीं कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये स्थिति पहली बार नहीं है, ये स्थिति पहली बार नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला हो या आम जन से छल किया हो। फर्क इतना है, ये इतने मतलब मजबूत है, इनका कार्य है, ये झूठ भी बड़ा दृढ़ निश्चय के साथ बोलते हैं। तो अभी तक जनता इनके दृढ़ निश्चय को, जो झूठ मजबूती से बोलते रहे, उसको दृढ़ निश्चय को लोग ये मानते रहे, नहीं ये जितनी दमदारी से बोल रहे हैं तो सही ही होगा। लेकिन अब वो सामने आ रहा है, और हमारा जो इंडिया परिवार है,
इंडिया परिवार का सबसे प्रमुख लक्ष्य यही है कि इनके जालसाजियों को और इनके जो फरेब के और जो हवा हवाई जुमलेबाजी है उसको सामने ले जाना है। दूसरी चीज, आम जनमानस बहुत समझदार हो गया है, वो सब जगह देख रहा है। देखने के लिए अभी आप चर्चा करेंगे तो चर्चा चलाने के बाद में ये लोकतंत्र की दुहाई देने लगेंगे कि विपक्ष आज लोकतंत्र की मतलब ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से सदन से इन्होंने संसद सदस्यों का जो निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े मतलब ये भी देखिए ढीठता की हद। तो इसको पूरा देश देख रहा है। क्यों देख रहा है? आप कार्रवाई किए जा रहे हैं, जो सवाल कर रहा है, कोई अगर अडानी अंबानी के बारे में बोल दे रहा है, आप निलंबित कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, आप निलंबित कर रहे हैं। आप उसके ऊपर जांच नहीं कर सकते, आप उसकी बात नहीं कर सकते जिसके पत्र पर वो घटना घटित हुई, संसद भवन में जो घटना घटित हुई वो जिसके पत्र पे हुई, वो उस सांसद को ये टच नहीं कर सकते। आप सवाल उठाएंगे तो ये पूरे देश को निलंबित कर देंगे, सबको ये एक तरफ लगा देंगे। तो हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य है। प्रेमनंदन पाल जी, सवाल ये था कि रोकेंगे कैसे? ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, आपका मतभेद है, उन्होंने अच्छा किया गलत किया, लेकिन जब आप चुनाव मैदान में उतरते तो वहां एक रणनीति की जरूरत होती है। वो रणनीति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? मैं दरअसल वो सवाल का जवाब आपसे चाह रहा था। नहीं, रणनीति तो चुनाव की एक ही है हमारे पास, क्योंकि हम अकेले होते या आप सपा को कहते या हमारे परिवार के किसी अन्य सदस्य को आप कहते कि भाई आप कमतर पड़ रहे हो, हमारा पूरा परिवार एक है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं रहने वाली। और प्रमुख हमारी रणनीति का हिस्सा क्या है? रणनीति प्रमुख रूप से है जनता के मुद्दे, जनता के बीच में जाकर के सारे कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य है जनता के बीच में जाकर के इनके झूठ को बेनकाब करना, उनको बताना ये 450 का सिलेंडर बोलते हैं, देते नहीं है, ये जहां जो भी है। तो ये रणनीति। प्रेमनारायण पाल जी, मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, सवाल आपसे ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे अगर मजबूत कोई दल है तो वो समाजवादी पार्टी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे ज्यादा है। अगर आप बात करते हैं कि हम मोदी का विजय रथ रोक देंगे, तो मैं ये जानना समझना चाह रहा हूं आपसे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये दोनों जब एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अखिलेश यादव जी, जो इंडिया गठबंधन है, जो अभी आकार नहीं ले पाया ढंग से, अभी पता नहीं चल पा रहा है कैसे क्या बनेगा आगे चल के, किस तरीके के हालात बनेंगे, कौन कौन उत्तर प्रदेश में साथ देने आएगा, क्या राहुल प्रियंका भी साथ में होंगी अखिलेश जी के? रणनीतिक तौर पर आपको क्या लग रहा है कि कहां का किन किन इलाकों में आप घेराबंदी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? बड़ा सटीक और सही क्वेश्चन पूछा है, जो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस इस विषय पे सोच भी रहा है और वो जानना चाहता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से नरेंद्र मोदी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में रोकेंगी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी चुनाव लड़ा 2022 में, तो समाजवादी पार्टी थी, आरएलडी थी, और छोटे छोटे जो दल थे उनके साथ हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव को इस ढंग से लड़ा कि हम बीजेपी के सामने पूरी शिद्दत और ताकत से लड़के लगभग चुनाव जीत चुके थे। बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनने जा रही थी, लेकिन बड़ी होशियारी और चालाकी से कुछ जिलों की हर जनपद से एक सीट पे गेम किया गया, और 75 जिले हैं, 75 सीटों पे गेम हो गया, और अपना बीजेपी ने अपनी बहुमत की सरकार को, इस बात को कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर इस पहलू को भी किनारे कर दें तो जो हार के आंकड़े 50 से ज्यादा सीटों के हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं। सब 1000, 1500, 500, 200, 300, 140 इस तरह के हार के आंकड़े हमको देखने को मिले। निश्चय ही इंडिया अलायंस एक बड़ा और मजबूत सेफ लेगा। अभी उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पूर्ण नहीं हुआ है, ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूं। अभी भी तमाम सारे दल हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और बन के इस सरकार को हराना चाहते हैं। कैसे रोकेंगे? नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और इस देश में मुद्दे, दूसरी इस देश की समस्याएं हैं। मुद्दा बनाम मोदी चुनाव जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी के पास भी तंत्र की कोई कमी नहीं है। उनके पास चुनाव आयोग है,
हाँ, वो कौन सी जंजीर पिक्चर का गाना वो डायलॉग नहीं था, तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा माँ है, इनके पास दौलत शौहरत इज्जत वो सब पता नहीं क्या क्या, तो इनके पास चुनाव आयोग है, पुलिस प्रशासन है, कर्मचारी है, डीएम है, एसपी है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास माँ है। माँ मतलब हम इस प्रदेश की जो महंगाई है, इस प्रदेश के जो मुद्दे हैं, इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं, इस प्रदेश के जो आम जनमानस की बातें हैं, वो हमारे पास हैं और उसके आधार पर ही लड़ेंगे। उस पिक्चर में भी जीत उस दौलत और शोहरत की नहीं हुई थी, ठीक वैसे ही इस चुनाव में की जीत अब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव अब तक लड़े हैं और बताने का प्रयत्न किया है, वो लगभग लगभग एक्सपोज होती हुई दिख रही है मानस जी। हम उन सारी चीजों को एक्सपोज करेंगे चुनाव से पहले किस तरीके से इनके जो वो षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश इंडिया अलायंस करेगा। मैं आपको बता दूं, इस इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के बाद बीजेपी का जो पैरामीटर है सियासी पारे को नापने का, तापमान को, वो पूरी तरीके से उनको जांच और परख लिया है। वो जान गए कि ये इंडिया अलायंस गठबंधन होके रहेगा, इसीलिए वो तमाम तरीकों के हथकंडों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो फिर एक ही बात कहूंगा, और शायद बीजेपी के लोग समझदारी से काम करेंगे, बाईमानदारी चुनाव लड़ेंगे 2024 का, तो जनता इनको इनका स्थान बता देगी। बेईमानी करेंगे तो दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति, जिस भी क्रांति का नाम देना है, भारत में एक नई क्रांति होने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। जनता भी तैयार है, राजनीतिक दल भी तैयार है, क्योंकि एक छोटी सी बात पर रोने वाले, लिपटा लेने वाले, कपड़े फाड़ देने वाले दलों को कोई नहीं पता। जी अच्छा आनंद दुबे जी, जिस बात का जिक्र मनोज जी कर रहे हैं, मैं करमवीर आजाद जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक चूंकि जवाब देना मुझे लग रहा है कि जरूरी होगा इस समय। जिस बात का जिक्र मनोज यादव जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत कम अंतर से चुनाव हारे, जो बात सही भी है, लेकिन इशारों इशारों में इन्होंने शायद मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जिक्र किया, क्योंकि ऐन मौके पर जो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो उन्होंने बहुत नुकसान किया समाजवादी पार्टी का। पहले मायावती बहुत समय तक वेट करती रही इस बात का कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ जाए। जाहिर सी बात है, जब समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी, चुनाव में उसको प्रचार के लिए वक्त चाहिए था, उसने जैसी लिस्ट घोषित की, उसके ठीक बाद वो तमाम सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए गए और कहा गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सीटें, जो नुकसान हुआ, वो दरअसल उसी ने सरकार बनने से रोका। तो रणनीतिक तौर पर देखें तो मार्जिन बहुत कम था। अगर इसमें कांग्रेस का भी वोट बैंक शामिल हो जाए, तो एक चुनौती तो आपके सामने खड़ी कर ही सकते हैं इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं। अच्छा बताइए मानस जी, एक चीज, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने लड़ा, ये पार्टी लड़ रही है तो ये बीजेपी को जिताने के लिए लड़ रही है, वो पार्टी लड़ रही है तो बीजेपी, मतलब समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि कोई चुनाव न लड़े, या तो सब इनके साथ मिलकर लड़े, या तो सब इनके लिए रास्ता, ये तो कहीं संभव नहीं है ना। बड़ी तार्किक सी बात है, कोई हर दल का अपना एक एजेंडा होता है और वो चुनाव में, राजनीति में है तो चुनाव लड़ेगा, एक विषय। दूसरी चीज, 2014 से लेकर अब तक हर चुनाव ये हार रहे हैं। चुनाव में कहीं 500 से भी हार जीत हो सकती है, कहीं 1000 से भी हो सकती है, कहीं 5000, कहीं 10,000 से भी हो सकती है, लेकिन अब जनमत, जनता के फैसले को आप ये कह दीजिए कि साहब चुनाव आयोग बिक गया है, डीएम बिक गए, अरे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, आपको तो किसी पे भरोसा नहीं। तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है ना, आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं, आपको जनता पे भी भरोसा नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई ये जबरदस्ती हार गए हम, एक विषय। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जब ये 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो साथ मिलकर चुनाव लड़े थे ना, और कहा गया था इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता, महामारक गठबंधन है, फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया या नहीं जिताया? तो इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में हर प्रयोग करके देख लिया है ना, उसके बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिली है, और शायद इसीलिए नहीं मिली है कि हर बार जनता का जो फैसला होता है उसको गलत ठहराना, झूठा ठहराना मैं लास्ट इनका काम। कमेंट करूंगा, ये इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जनता के मुद्दों को,
जनता से जुड़ने के जो विषय है उनको नहीं समझ पा रहे हैं या इनसे कोई भूल हो रही है, इस पर ये चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा केवल आरोप लगाने। इनसे पूछिए विजन क्या है, कहेंगे मोदी जी को हटाना है। कुछ नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से देश विकसित हो, वो संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये निगेट कर रहे हैं। ये अंतर है बेसिकली। मोदी जी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं, और ये विवाद कर रहे हैं। तो जनता इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। और इसी वजह से अब ये 3 राज्य में चुनाव हुए, 5 राज्यों में, उसमें से 3 राज्य में हम जीते, 2 राज्य कांग्रेस के पास थे, वो जनता ने हमें दिया। अब आप यहां भी कह दीजिए, और कह ही रहे हैं ईवीएम, जब आप उत्तर प्रदेश में जीते तब ईवीएम ठीक, मायावती जी जीती तब ईवीएम ठीक, 2004 से लेकर 14 तक जब आपकी सरकार रही कांग्रेस की तब ईवीएम ठीक, देश भर में जहां अदर दूसरी पार्टियां जीत रही है तो ईवीएम ठीक, लेकिन जब भाजपा जीत जाए तो ईवीएम खराब, ईवीएम गड़बड़, ईवीएम दोषी, चुनाव आयोग बिक गया है। तो आप इस तरह की बातें जब करेंगे तो जनता इस बात को समझ रही है, देख रही है, और इसी वजह से फिर आपको इस तरह का रिजल्ट दे रही है। अच्छा मनोज यादव जी, एक सवाल मेरा आपसे था कि आप बात कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। पूर्वांचल एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से चुनाव लड़ते हैं और थोड़ी दूर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनपद है गोरखपुर, पड़ोस में ही लगा हुआ डिप्टी सीएम का गृह जनपद है केशव मौर्य जी का। अब सवाल यह कि मोदी का जो रथ है उसको रोकेंगे कैसे, क्योंकि अकेले रोकना तो किसी के बस की बात है नहीं। तो क्या कोई साझा उम्मीदवार वहां से उतार सकता है इंडिया गठबंधन, क्योंकि किसी मजबूत चेहरे की जरूरत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर चुके हैं रोकने की, नरेंद्र मोदी का जमानत नहीं बचा पाए। देखिए अजय राय जी भी चूंकि मुझे दूसरे भी चैनल पे जाना है तो मैं अपना आखिरी कमेंट करना चाहूंगा। निश्चित तौर पे जो बनारस से प्रत्याशी होंगे वो नरेंद्र मोदी जी की बेचैनी को बढ़ाएंगे, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस बार सिर्फ बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिए। साथी ने कहा कि आपको किसी पे भरोसा नहीं, बड़ी अच्छी बात कही, अपने मुंह से कह दिया, अच्छा किया। हमने यूपीए की सरकार के भी टर्नओवर में चुनाव लड़ा, हमने लड़ा, मायावती जी ने लड़ा, आपने भी लड़ा। हम कभी उस पर सवाल नहीं उठा पाए, चुनाव आयोग पे कोई सवाल नहीं उठा पाए, हम उनको कभी 2 शब्द नहीं कहे, चाहे हम जीते। हम मुद्दों के आधार पे पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन आप इकलौते ऐसे राजनीतिक दल मनोज यादव जी से संपर्क हमारा टूट गया है। चलिए करमवीर आजाद जी के पास चलते हैं। करमवीर आजाद जी, देखिए एक आशंका जो बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी फिर से उसी भूमिका में आ जाती है जिस भूमिका में हमने देखा कि अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में थी, वो किधर शिफ्ट होगा? क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में दलित बिरादरी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो आगे भी उसके साथ ही चलना पसंद करेंगे? मानस भाई, चूंकि आपने बात की, देखिए यहाँ पे जो डिबेट होती है, इस डिबेट में अक्सर जो है मैंने सुना है कि जो विपक्षी दल है, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत में कांग्रेस है, तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं मोदी मोदी। ठीक है, अरे आप मुद्दे की बात करिए ना, मुद्दे की बात करिए कि मुद्दा क्या है। समस्या इस बात की है कि संगठनात्मक रूप से कोई भी दल बीजेपी के टक्कर लेने लायक नहीं बचा। बीएसपी जब तक थी, जब तक मान्यवर काशीराम थे, वहां पे जो अनुसूचित जात जनजात के लोग थे, जिन लोगों को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो गई थी, और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब के जाने के बाद उस अपेक्षा को पूरे करने में
थोड़ा सा जो है मुझे लगता है असमर्थ हुई, जिसके कारण बीएसपी के जो वोटर थे, जो मान्यवर काशीराम साहब के सींचे हुए पौधे हैं, वो मर जाएंगे लेकिन वो बीएसपी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके खून में मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी डाल दिया है। जैसे किसी के ब्लड में अगर कोई चीज डाल दी जाए तो वो पूरे खून में घुल गया है। इसी ये चीज है। लेकिन समस्या इस बात की है, जो मुद्दे की बात है, आज मैं यही जानना चाहता हूं, जिस अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आनंद दुबे जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि पूरा समाज जो है इधर है। अभी मनोज भाई चले गए और वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा और ये करूंगा, आंकड़े बताए उन्होंने। हार तो हार होती है, चाहे हम 4 वोट से आ रहे या 4000 से आ रहे, इसको स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर। कमी क्या है? देखिए, कांग्रेस के लोगों के पास नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की भरमार, जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है मैं वो बता रहा हूं। लेकिन कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग नहीं है, डिवोटेड लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो कार्यकर्ता और जो नेता है, नेता लोग मुद्दा नहीं सही पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनका जो असली मुद्दा है बीजेपी जीती कैसे। आज जो है, जो हम 2022 की बात कर रहे हैं, बीजेपी जीती कैसे, उसके ऊपर मैं आपको छोटा सा बता रहा हूं। गांव की आशा बहुओं से लेकर के आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, कहीं पे भी इनका कोई भी प्रोग्राम होता है इनके पार्टी को, लेकिन पूरे सरकार का अमला उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाता है, पब्लिक लगे या न लगे। एक इन्होंने एजेंडा बना रखा है। दूसरी चीज, जितने बीएलओ हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको मैं बता रहा हूं, 2022 में मैं स्वयं चुनाव लड़ा था। मैं बहुत छोटे दल से एक से लड़ा था, और मैंने जो सर्वे किया कि लोगों के वोट नाम काट दिए गए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आनंद दुबे जी हैं, बैठे हैं भाई, हमारी बात का काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इनकी जो नीति है, ये कई नीतियों के आधार पे, जहां तक ये लोग सोच नहीं पाएंगे, वहां वो जाकर के काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास संगठनात्मक। आजाद जी, हम लोग डिबेट में कहीं और चले जाते हैं। सवाल ये है कि दलित किधर जाएगा। अरे मेरी बात तो सुनिए मानस भाई, खून सुन लीजिए, जो खून काशीराम साहब ने भरा था नसों में, जहां से जागृत किया था, दरअसल उनके ना रहने के बाद धीरे धीरे उसकी तासीर कम होती चली गई, और वो इतनी कम हो गई कि कभी 0 तो कभी अखिलेश के सहारे 10, विधानसभा में 1। तो देखिए, वो तो पुराने जमाने की बात होगी, भूल जाइए, क्योंकि बीजेपी भी अब वो बीजेपी नहीं रही जो 2 सीटें लाती थी, जिसको संघर्ष करना पड़ता था, जिसको सहयोगी दलों की तरफ देखना पड़ता था। आज बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आती है, सहयोगियों को मंत्री पद भी देती है, उनको सम्मान देती है, लेकिन उनको उनके अपने दायरे में रखने की हिदायत भी देती है। तो चीजें देखिए बहुत बदल चुकी है। आज की परिप्रेक्ष्य में आप ये बताइए कि वो दलित जिसके प्रधानमंत्री पैर धो लेते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमारे समाज के लोग हैं। कोई शर्म की बात नहीं उसमें। उन्होंने देखा देश में, हमने देखिए कुछ चीजों को स्वीकारने की आदत डालनी चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री दलित बिरादरी के लोगों को पैर धो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके मन में भावना पैदा होगी। आप नहीं कर पाए तो आप। मानस भाई, आपको याद होगा कि एक समय था जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी,
और चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, वो कुर्सी पे बैठती थी और सबको नीचे बैठाया करती थी। याद है? मुझे लग रहा है बिल्कुल याद याद होगा है, आपको। याद बिल्कुल है? याद है। आप ये इसका कारण क्या था मानस भाई, जानते हैं क्या कारण था? मैं बता रहा हूं। उसका कारण केवल ये था कि अपने समाज को एहसास कराना था कि सत्ता वो चाबी है जो सारे समस्याओं के ताले को खोल सकती है। कि एक चमार की बेटी ऊपर कुर्सी पे बैठते हैं और जो एक शोषक और शोषित वर्ग, दोनों में अंतर दिखाया गया। तो ये सत्ता की ताकत का एहसास कराने के लिए ये किया गया था। और दूसरी चीज मानस भाई, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो मैं लीजिए आपकी मेरी पूरी बात से बात। सहमत नहीं नहीं नहीं, हूँ। सुनिए, करमवीर प्रधानमंत्री आजाद जी सुन तो देखिए, लीजिए। अरे देखिए मानस हम लोग भाई को मेरी बच्चे बात को सुन मिला लीजिए। है। मेरी अरे हम मेरी लोग को बात मैं बच्चे को उसी मिला है, मुद्दे। ना अरे पत्रकारिता मैं में नए हैं। अरे करमवीर आजाद जी, अरे आप कह रहे हैं, मेरी सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो दलित की बेटी थी इसलिए ऊपर बैठती थी। अरे उनकी बिरादरी के भी तमाम लोग नीचे ही बैठा करते नहीं, थे, उन्हीं को अरे अपने बगल में महाराज बैठा मेरी बात, मानस भाई मेरी बात पूरी सुनिए ना। वो नीचे बैठा करते थे, मैं इस बात से कहाँ मना कर रहा हूँ। वो केवल केवल एक एजेंडा बनाया गया मानस था। जी, इसी तरह से बिल्कुल सुन आता हूँ। लीजिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मानस भाई, आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जिस वाल्मीकि समाज का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैर धो करके पिया है, आज एक चीज मुझे बता दीजिए। आउटसोर्सिंग से, मैं ज्यादा नहीं, आपको जिस जगह आप चाहे, जिस शहर में जाएं, आउटसोर्सिंग से 5,000 रुपए से ज्यादा उसकी वो मानदेय नहीं है। उसका गरीब बच्चा इस 5,000 रुपए को लेकर के अगर अच्छा एजुकेशन, अच्छा रोजगार या अच्छा 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 विषय चिकित्सा से अंतर हो रहा अगर लेना है, चाहेगा। विषय से अंतर हो रहा है। उसमें खाली नहीं समाज के लोग नहीं है, हमारे भी तमाम ऐसे जानने वाले रिश्तेदार हैं जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, वो भी समान समाज से आते हैं, तो उनका क्या कसूर है? तो खाली नहीं नहीं आउटसोर्सिंग, नहीं सुनिए, नहीं, जो देखिए आप मानस जो है, जी, सुनिए तो मानस जी मुझे आउटसोर्सिंग लग रहा है बहुत में लंबा नेचर हो ऑफ गया, वर्क थोड़ा क्या है? काउंटर कर लेने नेचर दीजिए। ऑफ वर्क क्या है? नेचर ऑफ वर्क क्या है? मानस जी बहुत मैं लंबा ये हो गया, जानना थोड़ा चाहता हूँ। काउंटर कर लेने दीजिए, मुझे चलिए दूसरी आनंद जगह आनंद दुबे पे चलते हैं, मुद्दे पर रहिए जी, आनंद दुबे जी, मुद्दे पर। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए आप। देखिए करमवीर जी को मैं सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बताना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो। शायद यही वजह है कि इतना कंफ्यूज विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा, कि इनको क्या कहना है, क्या समझना है, ये समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात अब आप उन्होंने कहा समझना ही नहीं चाहते। अरे चलिए मान लेते हैं हम, हो सकता है आपकी बात हम समझ ना पा रहे, चलिए मान लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जनता देख रही है ना। कांशीराम जी ने एक आंदोलन चलाया, एक मूवमेंट बनाया। उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया, मायावती जी ने बैठाया। मायावती जी ने क्या किया? अपने भाई, अपने भतीजे, ममता जी को देख लीजिए, क्लियर हो गया कि उनके भतीजे चलाएंगे पार्टी। देश में जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो समाजवाद का नारा लेके आए, लेकिन क्या करने लगे? परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी के तो बारे में बताना ही नहीं है, पूरा देश जानता है। जो बहुजन समाज पार्टी कहती थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अब उस पार्टी का नारा हो गया है कि परिजन सुखाय और परिजन हिताय, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जनता ये देख रही है ना कि एक नरेंद्र मोदी जी है जो निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी देश के हर गरीब के लिए काम कर रही है। पहली बार अगर देश में बैंकों में गरीबों का खाता खुला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला। किसी को इलाज के लिए कार्ड मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है। मां बहन बेटियों को शौचालय मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है। आवास मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है। अगर राशन मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। गैस का कनेक्शन मिला है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिल रहा है। ये जो बदलाव है इसको जनता महसूस कर रही है और इसीलिए आशीर्वाद दे रही है। कहना यूं ही नहीं है, तर्जे सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। ये यूं ही मिला हुआ आकस्मिक मैंडेट नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की साधना है, तपस्या है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को लेकर चल रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसका ये पुण्य और प्रताप है। ये वो लोग नहीं है जो परिवार तक शिफ्ट हुआ। आप बताइए,
सामान्य कार्यकर्ता, हमारे यहाँ सामान्य 3 राज्यों में हमने मुख्यमंत्री चुना, सामान्य कार्यकर्ता हमारे थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वो किसी की विरासत से नहीं आए। पहली बार अगर कोई आदिवासी महिला इस देश में राष्ट्रपति बनी तो वो हमारी सरकार के दौरान बनी है। और कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, राष्ट्रपत्नी। एक जाट समुदाय के, ओबीसी समुदाय के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। एक ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को 20 साल से आप अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जनता ये भी मानस भाई, मानस भाई, मैं जरा आनंद भाई का, आनंद भाई दर्शकों के पास जाना जी। मानस भाई, मुझे एक मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए। आनंद दुबे जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें गिना दी। आज शिक्षा नीति में ये बताइए, एक गरीब व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को शिक्षा नीति जो आपने बनाई है, जो आपके यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के हर जनपद में लोग कहते हैं कि शिक्षा के लिए उनके पास बजट नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सुनिए। अरे साहब, बात तो पूरी। जीर्णोद्धार अगर किसी की सरकार में हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ है। बच्चों को अगर ड्रेस मिल रही है फ्री में तो हमारी सरकार में मिल रही है। कॉपी किताब अगर फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है तो हमारी सरकार में कराई जा रही है। भाई गलत 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 2004 में, 2002 में मानस जी, आनंद दुबे जी 2002 में शिक्षा के अनिवार्यता 86वां संविधान संशोधन 14 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। स्कूलों की बिल्डिंग आनंद दुबे जी, ये गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए आनंद दुबे जी, गलत मत बोलिए। खाते में पैसा 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा की अनिवार्यता दी गई है, ये गलत बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, आपके इसी सरकार में, आपके इसी सरकार में प्राइमरी स्कूल की स्थिति आनंद दुबे जी, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए आनंद दुबे जी, गलत मत बोलिए, मत बताइए। 1.25 लाख आनंद हुई या नहीं हुई? मानस भाई, गलत बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, ये कह रहे हैं इन्हीं की सरकार में 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके, अरे ये बीजेपी की यही आदत है कि अपना झूठ बोल लेते हैं तो बोलने नहीं देते। 86वां संविधान संशोधन आनंद भाई के माध्यम से भेजा जा रहा है 2002 में आप, अरे काफी किताब शुरू से दी जा। अरे आनंद भाई, आदिवासी और SC/ST मेरे पास डेटा है, मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं दिखाऊं 75 जनपद के सारे आपके BSA का डेटा दिसंबर में पुस्तक वितरण होती है, दिखाऊं। अरे मैं इंटरेस्ट हूँ, वो शिक्षा विभाग की RTI निकाल के लाओ, शिक्षा विभाग की RTI दिखाऊं आपको। 75 आपके BSA में जो अरे क्या बात कर रहे हैं आप? दिसंबर में पुस्तकें वितरित होती है जब सेशन खत्म होता है, कैसी बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये 75 जिलों का, ये 75 जिलों का आपके BSA का दिया हुआ सूचना है। 75 जिलों का, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। 75 जिलों का दिसंबर में पुस्तकें बढ़ती है। और कहिए तो मैं 100 आपके प्रदेश से मांग चुका हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सारी RTI की सूचना जो आपके BSA ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, आपके BSA ने दिया है। हवा में ठीक है, मान लिया। अरे मान लिया आपकी बात, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन आपने दे दिया, ये गलत बोलते हैं भाई, बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रहा है या नहीं? यूनिफॉर्म तो 2002 से मिल रहा है, आप बताइए। 2002 से मिल रहा है, और के माध्यम से हम उनके लिए पैसा भेज रहे हैं। अरे बच्चों को यूनिफॉर्म डिबेट करने के बाद बंद कर दिया। ये आनंद भाई, इस तरीके की भ्रांतियां आप लोग फैलाते हैं। चरणदेव जी थोड़ा सा जाइए।
देखिए, कुछ हवा में नहीं बात करता हूँ, हवा में नहीं बात करता हूँ अनिल भाई। डेटा है, डेटा है, आपके प्रदेश का दिया हुआ, आपके बीएसए का दिया हुआ डेटा है, आपके अरे बीएसए का दिया हुआ डेटा है। और किसी और दिन डिबेट कर लेंगे जिसमें आप दोनों को बैठा लेंगे एक साथ में, बहस करते रहिएगा। चलिए प्रेम नारायण जी। बड़ा मतलब मैंने जो अभी तक सुना था, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बहुत बिल्कुल मतलब भारतीय झूठी पार्टी। अब आज ये लगा ये भयानक झूठी पार्टी है। आपके चैनल पर बैठ करके बड़ी निर्लज्जता और ढीठता के साथ कहते हैं हमारी सरकार आई तब देश के लोगों को आवास मिला, पहले किसी ने आवास नहीं दिया, इसके पहले किसी को राशन नहीं दिया गया, खाते उन्होंने खुलवा दिए बैंक में, कभी किसी के खाते नहीं खुले। मतलब आप देखिए, बैठ करके टीवी पर बैठ करके डिबेट में एक सम्मानित चैनल पर बैठ करके ये सिर्फ झूठ बोलेंगे और दूसरा कुछ बोलेगा तो बोलने नहीं देंगे। अगर आप तो चले गए, वो डिबेट छोड़ के चले गए, उनसे पूछा जाता कि भारत में सबसे पहले राशन प्रणाली पद्धति कब से लागू हुई और कौन लेके आया और कितने प्रकार के राशन कार्ड होते थे, वो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। उनको कहा गया झूठ बोलना है। बैंकों का तुम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हमने उनका राष्ट्रीयकरण किया, आपने कह दिया हमने खाते खुलवा दिए। देश को यह भी तो बताओ कि उन खातों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपने करोड़ों और अरबों की संपत्ति जो है काट काट करके आम जनता के खाते से खाता ऑटोमेटिक डिडक्ट कर करके उन पैसों को निकाला। ये क्या कभी हुआ? ये तानाशाही कभी हुई? ये बात करते हैं कि हमने आवास दे दिए, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? प्रधानमंत्री जी ने आवास दे दिए, क्या इसके पहले देश में आवास नहीं मिलते थे? इन्होंने दर्शकों पे डाका डाला। ठीक है प्रेम नारायण जी, आपकी बात सुना हम लोगों ने। रामेशिको जी नहीं, ये झूठ बोल रहे थे। जो आदमी झूठ बोल रहा था उसको तो नहीं टोका आपने। ये कह रहा हम दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों के उत्थान के लिए दलितों के हक और अधिकार पर डाका डाला। ये सरकार की पॉलिसी थी कि 1 एकड़ से कम जमीन का जो मालिक होगा वो दलित अपनी जमीन नहीं बेच सकता। ये सरकार वो नियम लाई और कह रही है कि दलित की जमीन बिकवा दो, उसको भूमिहीन करने की साजिश करते हैं। ये दलितों के उत्थान की बात करेंगे, ये राष्ट्रपति मुर्मू की बात करते हैं। नारायण जी ठीक है, हो गया। रामेशिको जी, मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। मनोज जी, मैं 1 घंटे से आपके डिबेट में बैठा हूं दर्शक की तरह, और मैंने जो महसूस किया कि आपके हाथ से निकल गई ये डिबेट और बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट आपके हाथ से चला गया और न जाने क्या क्या बातें होने लगी। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है और बहुत गर्मा गर्म है, इस पर बात हो सकती थी, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं था। मुझे लगा जो जिसके समझ में आया वो बोलता गया। कहने का मतलब है आपने एक बहुत अच्छी मनोज यादव की बात पकड़ी। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के बड़े गहरे प्रवक्ता हैं और बहुत अंदर की बातें जानते हैं। आपने कहा कि एक कॉन्फिडेंस है उनको कि पिछले चुनाव में कुछ चंद वोटों से बहुत सारी सीटें हारी थी समाजवादी पार्टी, अब कांग्रेस साथ होगी तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। और ये बिंदु आपने पकड़ा। दूसरा बिंदु मैंने महसूस किया, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने ये कहा कि पिछली बार हार की वजह ये भी थी कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हमें हराया गया। उनका इशारा था मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो बसपा ने उतार दिए थे और बहुत सारी सीटें हैं वो हार गए। लेकिन मैंने जो बात महसूस की उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन अभी आप, क्योंकि आज यूपी की बात हो रही है कि महागठबंधन में कोई और दल भी आने वाला है और उसके प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन अभी भी आस अपना छोड़ नहीं रही है और कोशिश ये की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए बहन जी जो बार बार 1 दर्जन बार मना कर चुकी हैं उनको लाने की अभी भी तैयारी है, कोशिश है, आस है, उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में सबसे ज्यादा मजबूत है, यही मंदिर है, यहीं से ध्रुवीकरण होता है, यहीं से हिंदू मुस्लिम होता है, यही योगी का चेहरा है और यहीं पर सब कुछ है और यहीं सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महागठबंधन जो बना है, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, रालोद जैसे बड़े दल होने के बाद भी थोड़ी हिम्मत कम हो रही है और इस बात की उम्मीद खासतौर से कांग्रेस कर रही कि काश बसपा भी आ जाए। 12-14% वोट बहुत होता है। दूसरा, बसपा को भी जाहिर सी बात है कि बसपा 1 सीट भी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव या उत्तर प्रदेश में चुनाव बाइपोलर हो रहा है। लगभग जो माहौल बना हुआ है, बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है। यहां लड़ाई के लिए कम से कम 40% वोट चाहिए, 35 प्लस तो चाहिए कम से कम। वहां बसपा एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी अकेले बूते पर। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मायावती जी के बारे में एक आदत है कि वो जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है।
जैसा कि हम लोगों ने देखा, आपको लंबी पत्रकारिता आपकी है कि वो अपने जन्मदिन के दिन यानी जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उसके आसपास उनका जन्मदिन होता है और वो कोई घोषणा करती है। एक उम्मीद जो हमेशा से तैरती रही है और वो औंधे मुंह गिर जाती है। एक बार फिर उम्मीद है कि ये महागठबंधन तभी बलशाली हो सकेगा और भारतीय जनता पार्टी को तभी टक्कर दे सकेगा जब बसपा भी आ जाएगी, क्योंकि अभी होने क्या वाला है, आज की खबरें हैं जो तय होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा और अन्य दल जो सीट शेयरिंग तय करेंगे वो यूपी के लोग बैठेंगे, यूपी के नेता बैठेंगे। और आप खुद महसूस करिए अखिलेश यादव का क्या मिजाज है, क्या उनका व्यवहार है, किस तरीके से वो तुनक मिजाज है, कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है। अजय राय भी बैठेंगे, अजय राय के साथ में क्या रिश्ता स्थापित हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो तू तुकार हुई है, बड़े नेताओं की बात छोड़िए, कैडर में वर्कर्स में कोई नफरत का माहौल पैदा हुआ है। और अजय राय साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं सपाइयों के लिए एक निगेटिव कैरेक्टर है, सपा के बड़े और छोटे सारे नेताओं के लिए। यही उत्तर प्रदेश में बैठ के सीटें तय करेंगे। यानी अभी और कांटे हैं, अभी और मुश्किलें हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ सोनिया गांधी है, यहाँ योगी का चेहरा है, यहाँ नरेंद्र मोदी, यहाँ पर नीतीश कुमार भी आ जाएंगे, यहाँ खड़गे भी आ जाएंगे। तो यूपी की सियासत और ये लोकसभा चुनाव में सबकी निगाहें यही होनी है। और इसमें क्या होना है इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी भी वाकई एक बहुत बड़ा विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में टक्कर दी थी, भले ही वो बहुत सारी सीटों से हार गई समाजवादी पार्टी, लेकिन उनका कैडर है, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं और एक बात और दिलचस्प जो आप पूर्वांचल की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ थे। यही वजह थी कि कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा नुकसान इस बात का पहुंचा था कि योगी और मोदी के एरिया में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत गया था। इसलिए जहां से आपने बात शुरू की थी कि कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी कहीं ना कहीं बहुत पार्टी है कि देश में जो माहौल बन रहा है कि देश भर का मुसलमान इस वक्त कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और हमको 2009 के नतीजे भी नहीं भूलने चाहिए जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं। अभिषेक साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रेम नारायण जी आपका भी, करमवीर आजाद साहब आपका भी, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मनोज यादव जी भी चर्चा में शामिल हो रहे थे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। कल किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।